हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में आप लोगों का वेलकम है। अब हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा वर्क एंड एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो सारी बातें हम करेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि वर्क आखिर होता क्या है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर वर्क क्या होता है। आप सब लोग जानते भी हो इसको। काफी बार आप कहते हो कि सर हमने बहुत सारा वर्क किया है। आप स्कूल से घर पे जाते हो, मम्मा पापा पूछते हैं कि बताओ बच्चा कि आप लोगों ने स्कूल में क्या काम किया है। तो आप कहते हो सर हमने तो बहुत सारा काम किया है पापा, हमने फिजिक्स का काम किया, मैथ का काम किया, इंग्लिश का काम किया, हिंदी का काम किया, बहुत सारा काम किया। हमसे कोई पूछे कि स्कूल में कितना पढ़ा के आए हो, कितना काम किया है, तो हम भी यही कहेंगे शाम को जाके भाई हमने बहुत सारा काम किया, हमने इतनी क्लासेस में इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। लेकिन साइंटिफिकली वर्क कुछ अलग ही होता है। नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी ऐसी बात को वर्क कहते हैं जिससे क्या होता है, जिसमें हमारी एनर्जी खत्म होती है, जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं कि सर हम वर्क कर रहे हैं। हम बैठे हुए कुछ लिख भी रहे हैं तो हम कहते हैं सर हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। हम अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो भी हमारे अकॉर्डिंग सर एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है, तो हम कहेंगे कि सर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली सर वर्क ऐसा नहीं होता है। अगर साइंटिफिकली वर्क आपको जानना है कि क्या होता है, तो आपको दो क्वेश्चन के आंसर अपने आप से पूछने हैं कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सब मैं कहूंगा कि मैं तो वर्क कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा, पता नहीं चल रहा है आप किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो। और जिस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन भी हो रहा है क्या। दो बातें होनी चाहिए। पहला, अगर वर्क होना है तो देयर मस्ट बी टू कंडीशन फॉर वर्क। फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी सम फोर्स। वहां पर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए सर, वहां पर जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसमें कोई ना कोई मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड होना ही चाहिए। तो यही होता है वर्क। अगर आप बोल रहे हो तो आपको नहीं पता सर आप किस पर फोर्स लगा रहे हो, किस में सर मोशन हो रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे कि सर हम किस पे वर्क कर रहे हैं। आप राइट कर रहे हो तो आप कहोगे सर हम तो पेन पर फोर्स लगा रहे हैं, पेन चल भी रहा होता है, तो ठीक है मान लिया थोड़ा बहुत वहां पर वर्क होता है। लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है वर्क, अब बात करते हैं। दो बातें मैंने क्या बताया, फोर्स होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। फोर्स के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है खूब। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है ना। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमने पढ़ रखा है। वेल तो वर्क की डेफिनेशन को आप सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई आपसे पूछे कि वर्क क्या होता है, सिंपल सी बात बता दीजिए सर, इसको लैंग्वेज में बोल दीजिए वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया इसको कैसे बोलते हैं, रीड कैसे करना है। वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट कि सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस लिखते हो और डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो छोटा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप डिस्टेंस लिखते हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो डायरेक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाए तो सर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया हुआ है, आपको अच्छे से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहले चैप्टर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड खूब अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को देखना। अदरवाइज यहाँ पर चीजें समझने में आप लोगों को बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी अगर आपने पुराने वाले चैप्टर को नहीं देखा है। तो हम लिखेंगे कैसे, कोई कहेगा सर डेफिनेशन बताइए सर वर्क की क्या होती है, तो आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। वर्क, इसको कैसे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, इसको कैसे रीड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन
ऑफ फोर्स। सर जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर ही तो सर डिस्टेंस होता है, उधर ही मोशन होता है। तो सर उसी के प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं कि सर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अगर किसी बॉक्स को फोर्स लगा रहा हूं तो सर जिधर फोर्स लगाऊंगा उधर ही तो मोशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोशन की और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो आप वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा। अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो चाहे आप डिस्टेंस बोल दीजिए चाहे आप डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को समझो। सर वर्क होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि सर उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होना ही चाहिए। अगर आप ओनली फोर्स लगा रहे हो, जैसे मैं ग्रीन बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत सारा फोर्स लगा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक फोर्स लगाता रहा हूँ इस पे, ठीक है, तो सर मैंने फोर्स तो बहुत सारा लगाया, तो मैं शाम को जाके कहूंगा मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन सच में कोई काम किया है क्या? कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करोगे, जीरो का फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो, आप एक दीवार को, एक बॉल को पुश करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, फोर्स बहुत सारा लगा दिया आपने, क्या कोई वर्क किया? सर कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फोर्स लगाया है लेकिन मोशन कोई नहीं है, राइट। तो फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, वर्क को W से रिप्रेजेंट करिए सर, फोर्स के लिए तो F होता ही है, इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए आप S बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? सर वर्क की डेफिनेशन की बात कर ली हमने, और वर्क की, देखो दीपावली का सीजन निकल के गया है, अभी अभी हमने आप लोगों के लिए दिया भी बना दिया, क्या डिजाइनदार चीज है। तो सबसे पहले आप लोग वर्क की डेफिनेशन को समझो कि सर वर्क होता क्या है। वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो W इक्वल होता है F इंटू एस। वर्क को हमने W से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं वर्क की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए। तो सर वर्क की हमें ऐसा यूनिट पता करनी है। हमने आपको कई चैप्टर में बताया हुआ है कि यूनिट हमेशा फॉर्मूले से ही कैलकुलेट की जाती है। तो सर वर्क की यूनिट पता करनी है, इन दोनों की यूनिट पुट कर दीजिए, वर्क की यूनिट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप बताइए जरा, फोर्स की यूनिट क्या पढ़ी है आप लोगों ने? न्यूटन। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने सबने पढ़ा है सर, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो बताइए वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। और इसी को हम बोलते हैं जूल। इसको क्या बोलते हैं? जूल। एक साइंटिस्ट हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल। डायग्राम आपके सामने आ रहा होगा, इनको नमस्कार करो, इनके दर्शन करो, इनसे बोलो कि भाई आप लोगों ने वर्क का काम किया, धन्यवाद इनका, है ना। और हमको समझ में भी आना चाहिए वर्क। ओके, तो सब मजा आता है ना। बस देख लो कि यहाँ तक जूल नाम के एक साइंटिस्ट से, न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है? जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल। ओके, तो पहली बात आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है। तीसरी बात ध्यान क्या याद रखेंगे आप? SI यूनिट ऑफ वर्क इज या तो न्यूटन मीटर या फिर आप बोलेंगे सर जूल। जूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे केवल J से, J बना देंगे एंड J स्टैंड फॉर जूल, ठीक है। फोर्थ थिंग, ये तीसरी बात हो गई वर्क के बारे में। पहली बार डेफिनेशन ध्यान रखें सर, वर्क, इसको फॉर्मूले को ध्यान रखो, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो डायरेक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, और डिस्टेंस लिखते हो तो डायरेक्शन को लिखने की जरूरत है। ओके, फोर्थ बात जो आप लोगों को वर्क के बारे में ध्यान रखनी है कि वर्क सर स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्थ थिंग आप लोग ये ध्यान रखें। फिफ्थ थिंग अबाउट वर्क इज कि सर 1 जूल वर्क होता कितना है? ओके, 1 जूल वर्क आखिर होता कितना है? कोई कहे सर वन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमेशा गड़बड़ करके आ जाओगे। जैसे आप बाजार गए, आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा बाजार जाओ और 5 किलो आलू लेके आओ, तो आप बाजार में गए आलू लेने के लिए। आलू वाले ने आपको 2 आलू उठाए और उठा के दे दिया, बोला कि बेटा ये 5 किलो आलू हैं, इनको आप ले जाइए घर पे। तो क्या आप ले आओगे क्या? पर नहीं, हमको पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि सर 1 किलो का जो वेट होता है वो लगभग इतना होता है, तो 5 किलो का कितना होगा?
काफी सारा होगा, काफी ज्यादा होगा, तो आप मना कर दोगे नहीं भैया ये तो 5 किलो नहीं है, आप हमको कम दे रहे हो, पूरे तोल के दीजिए। ठीक है, और मैंने कहा कि बेटा जाओ और बाजार में 5 मीटर कपड़ा लेके आओ। आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने एक रूमाल के बराबर कपड़ा उठा के दिया, बोला भाई ये ले जाओ, ये 5 मीटर कपड़ा है, तो क्या आप ले आओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर कपड़ा करीब करीब इतना लेंथ का होता है, तो 5 मीटर तक कितना होगा। तो हमें एक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है 1 जूल वर्क। वन की डेफिनेशन भी बच्चों हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है सर? W इक्वल एफ इंटू एस, ये है हमारे पास में फॉर्मूला। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पर सपोज करो फोर्स लगाया जा रहा है 1 न्यूटन, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? 1 न्यूटन। और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हो रहा है 1 मीटर। किसी ऑब्जेक्ट ने, या मान लो मैंने ही किसी बॉक्स पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, और उस बॉक्स में जो डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी हुई? 1 मीटर। तो जरा इन दोनों चीजों को यहाँ पे पुट करो, तो वर्क कितना आएगा? फोर्स कितना है? 1, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1, तो वर्क कितना है? हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो? 1 जूल। इसी को क्या बोला जा सकता है सर? 1 जूल भी बोला जा सकता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, फिर से बोलो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 मीटर। इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया है सर? 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, उसमें डिस्टेंस के फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस होगा, एंड ऑब्जेक्ट कवर 1 मीटर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है सर? 1 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो जो वर्क होगा वो कितना होगा? देन वर्क इज 1 जूल। तब वर्क कितना होगा स्टूडेंट? 1 जूल। तो ध्यान रखो कि सर 1 जूल वर्क अगर आपको कोई पूछे, कैसे पता चलेगा कि 1 जूल वर्क क्या होता है? ठीक है, तो आप आसानी से बताइए कि सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स लगाया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है? 1 मीटर। तो हम कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट पर जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 जूल। ओके, तो ये छोटी सी बात, बेसिक बात हमने वर्क के बारे में बताई कि सर वर्क आखिर होता क्या है। वर्क के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? देयर मस्ट बी सम फोर्स। बिना फोर्स के वर्क नहीं होगा। राइट, क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी सम फोर्स एंड देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स। जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर होना ही चाहिए, तब हम कहेंगे कि सर हाँ हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। अगर इन दोनों कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, इधर आप फोर्स तो लगा रहे हो, जैसे आप एक बॉल को पुश करे जा रहे हो, फोर्स तो बहुत सारा लगा रहे हो, लेकिन सर उसमें कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो सर वर्क कितना होगा? 0 होगा उस कंडीशन में। राइट, तो वर्क की डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखें कि सर वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो से दैट वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही सर मोशन भी होगा। राइट, तो वर्क की डेफिनेशन मैंने बताई। दूसरा पॉइंट आप वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखें कि सर वर्क इक्वल होता है एफ इंटू एस। तीसरी बात ध्यान रखें, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो सर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो सर वर्क की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जूल। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है सर? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देन 1 जूल वर्क सर कितना होता है? तो 1 जूल की डेफिनेशन भी आप फॉर्मूले से ही निकालेंगे। यहाँ पर वर्क निकालना है 1, तो इन दोनों को 1 पुट कर दीजिए। इफ द फोर्स अप्लाइड on an object is 1 Newton and distance covered by the object is 1 meter। चलो इन दोनों को बंद करना है। फोर्स अप्लाइड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 Newton and distance covered by the object is 1 meter, then the work done by the object is 1
जूल। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई, जरा इनको फटाफट से राइट करो आप। अब बात करते हैं स्टूडेंट, वर्क के सर टाइप कितने होते हैं। सर 3 तरह के वर्क के टाइप होते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ये सारी बातों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ वर्क, पहला वर्क होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा वर्क होता है नेगेटिव वर्क, और तीसरा वर्क होता है जीरो वर्क। ओके, 3 तरह के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। लेकिन इन 3 टाइप को हम बताने से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है W = F/S, ये किस कंडीशन में वैलिड होता है और किस कंडीशन में वैलिड नहीं होता है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, जिधर आपने फोर्स लगाया है उधर ही मोशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सर आप लोगों को चिंटू तो याद होगा ही, है ना, भूले तो नहीं हो। सेकंड चैप्टर में हमने चिंटू और मिंटू 2 प्यारे से बच्चों को काम पे लगाया था। हमारी बहुत हेल्प करते हैं डायग्राम बनाने में। अगर नहीं देखा है तो जरूर एक बार सेकंड चैप्टर को हमारे कहने से देखिए, है ना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक चिंटू को लेके आए हैं, है ना, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एकदम खुश है, पढ़ाई कर रहा है आप लोगों की तरह। और चिंटू क्या कर रहा है, इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स। ठीक है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और सर ये बॉक्स भी क्या कर रहा है, मूव करेगा। फोर्स इधर लगाया है तो मोशन भी किधर होगा सर, इधर ही होगा, राइट। तो सर इस कंडीशन में आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सेम है। चलो हम पूरी बात लिखते हैं। फोर्स क्या बोलेंगे आप, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। ठीक है, इस कंडीशन में सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, बिल्कुल एकदम सेम। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो आप सोचोगे सर ऐसा तो सर हमेशा यही होता है कि सर हम जिधर फोर्स लगाते हैं मोशन भी उधर ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सर हम फोर्स कहीं और लगा रहे हैं और मोशन कहीं और होता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो देखो ऐसा भी होता है कि आप फोर्स कहीं और लगा रहे हो और मोशन कहीं और हो रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बातों में, थोड़ा सा टिपिकल और समझने वाली चीजें हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप फोर्स कहीं और लगा रहे हो और मोशन कहीं और हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने बच्चों एक पर्सन को तो देखा ही होगा, मान लीजिए चिंटू का भाई है मिंटू, हम दोबारा लेके आए हैं इसको, राइट। और आप लोगों ने भी शायद अपने चाइल्डहुड में ये काम किया होगा, एक कार ली होगी, ठीक है, मान लीजिए BMW, लैम्बोर्गिनी, कोई भी जो आपको एकदम बढ़िया लगे, मर्सिडीज टाइप कार बना ली आप लोगों ने। और सर क्या करते हैं कि हम एक धागा लेते हैं, थ्रेड लेते हैं, थ्रेड से इस कार को क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, खींचते हैं। खींची होगी आप लोगों ने भी, खींची होगी शायद, और नहीं खींचे तो खींचे देखना, बड़ा मजा आता है इसमें, है ना। मजा आए या नहीं आए लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। तो बताओ जरा फोर्स किधर लग रहा है। तो जिस रस्सी के थ्रू आप, जिस थ्रेड के थ्रू आप खींच रहे हो तो सर फोर्स तो इधर लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो थ्रेड की तरफ चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो हमने एरो भी बनाया है आप लोगों के लिए। चलो और इसको अच्छे से दिखा देते हैं। लेकिन मोशन क्या होता है सर, मोशन तो इधर होता है, कार इधर जा रही होती है सीधे। कार तो ऐसा नहीं ना, कार भी ऊपर चल रही हो। दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या ये दोनों सेम है, तब फोर्स लगा रहा है इधर डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है इधर, तो दोनों सेम तो नहीं है। इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मोशन हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम इन दैट diagram, but in that diagram sir direction of force and direction of motion is not same,
तो यहाँ पर दोनों चीजें सेम नहीं है, तो सर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक बढ़िया सा नया फॉर्मूला बनाओ। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। इस एंगल को बोलते हैं हम, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लिया क्या जाता है? लिया जाता है थीटा। क्या लिया जाता है? थीटा। ये जो हमने लेटर बनाया है, इस लेटर को बोलते हैं हम थीटा। ध्यान रखना, आप लोग 10th क्लास में जब मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करोगे तो वहां पर ये आप लोगों के बहुत बार सामने आता रहेगा, हर क्वेश्चन में ही आएगा। यहाँ पर पहली बार आया है, इसको ध्यान रखें। इसको क्या बोला जाता है? थीटा। और बनाते कैसे हैं? एक जैसे आप लोग एक जीरो बनाते हो इस तरह से, और यहाँ पर आप ऐसी एक लाइन भी बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो ध्यान रखना, थीटा क्या होता है सर? एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा। तो ये एंगल कितना भी हो सकता है सर? ये एंगल 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितना भी हो सकता है। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला होता है, when direction of force and direction of motion is not same, when the direction of force and direction of motion is same, then this formula is applicable। ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन जिस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं होंगी, उस कंडीशन में जो वर्क का फॉर्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट, वो लगेगा W इक्वल एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्या लगेगा? W इक्वल एफ इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस का और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक बात को ध्यान रखना। कॉस थीटा एक ही चीज है। जैसे कॉस 0 डिग्री हो सकता है, कॉस 40 डिग्री हो सकता है, 30, 40, 50, 60, कितना भी एंगल हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। जैसे अगर मान लो कॉस 0 है तो वैल्यू अलग होगी, कॉस 30 है, 45 है, 60 है, तो वैल्यूज अलग होंगी। हम वैल्यूज को लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए। कहाँ लिखें? चलो यहाँ लिखते हैं, इसी के सामने लिखते हैं। एक छोटा सा आप लोगों के लिए बॉक्स बना देते हैं। क्या बनाएंगे हम? एक बॉक्स बनाएंगे। ये ऐसा बॉक्स बढ़िया था कि अगर कॉस 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई एंगल ही नहीं है, दोनों सेम है, तो सर उस कंडीशन में cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो सर यहाँ पे cos अगर 0 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा? F इंटू एस। तो जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होंगी, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो cos 30 की वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है √3/2। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है। कैसे आई, कहां से आई है सर, वो क्वेश्चन आप लोग अभी पुटअप मत करना है ना। 10th लेवल पे आप आ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो अपने आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये सारी वैल्यू कहां से आई हैं और कैसे आई हैं। अभी आप कोशिश करो इन सारी वैल्यूज को पढ़ने की, समझने की। ओके, अगर एंगल 45 है, अगर एंगल 45 है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 1/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और अगर एंगल 90 है, ठीक है, cos 90 है तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसको थोड़ा आप स्पेशल तरीके से भी ध्यान रखना कि सर cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि आने जब मैं इन टाइप्स ऑफ वर्क को बताऊंगा, 0 वर्क को, तो वहां पर मैं cos 90 की वैल्यू का यूज करूंगा। तो ध्यान रखो कि सर वर्क का फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? सेम होती है। उस कंडीशन में सर ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है। आंख बंद करके इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे, न्यूमेरिकल अभी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है सर, जिधर हमने फोर्स लगाया, जैसे हम मान लो किसी बॉल को किक कर रहे हैं हल्के से, तो सर जिधर फोर्स लगाते हैं बॉल भी उधर चली जाती है। व्हेन वी आर पुशिंग अ बॉक्स, अगर हम बॉक्स को पुश कर रहे हैं, व्हेन वी आर पुशिंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पर कोई बुक रखी है उसको हम प्लेस कर रहे हैं, तो सर इन सभी कंडीशन में क्या होता है? जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं मोशन भी उधर ही होता है। तो जो वर्क है वो कैसा है? पॉजिटिव वर्क है। सॉरी, टाइप के बारे में बाद में करेंगे, तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, लेकिन सर ऐसा भी पॉसिबल है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम ना हो, जैसा कि हमने ये डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया। फोर्स की डायरेक्शन ये है और सर मोशन की डायरेक्शन ये है, दे आर नॉट सेम। सर इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? एक एंगल बना हुआ है, जिस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? थीटा से। उस कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या करना है? उस कंडीशन में जो फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है वो रहेगा W इक्वल एफ
इंटू एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यूज हमने आप लोगों को बता दी। तो चलो आप लोग पहले इतना राइट करो जल्दी से। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क की। ये वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें बात करेंगे कि सर वर्क के टाइप कैसे कैसे और कितने